दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। होम्योपैथिक के अंदर एक धातु से बनी हुई दवा जिसका नाम है सेलेनियम। सेलेनियम दवा जो है ये पुरुषार्थ को बढ़ाती है, पुरुषों की गुप्त रोगों को ये बिल्कुल ठीक करती है अगर इसको इसके तरीके से लिया जाए तो। सेलेनियम एक सुप्रसिद्ध दवा है जिसका जिक्र होना ही चाहिए। मैं आपको आज इसकी बारे में जानकारी देता हूँ। देखिए, सेलेनियम औषधि उन रोगियों के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है जो व्यक्ति जवानी के जोश में आकर अपने वीर्य को समय से पहले ही समाप्त कर चुके होते हैं, संभोग क्रिया के समय पूरी तरह सफल नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा शारीरिक और दिमागी थकान, बुढ़ापे में टीबी रोग के बाद कमजोरी आने में भी ये औषधि लाभदायक मानी जाती है। विभिन्न रोगों के लक्षणों के आधार पर सेलेनियम से होने वाले लाभ। सिर से संबंधित लक्षण। रोगी को सिर में इस तरह का चक्कर आता है जैसे कि व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी हो और वह नशे में हो। पुराने शराब पीने वाले लोगों के सिर के दर्द में रोगी जब कंघी करता है तो उसके सिर के बाल झड़ने लगते हैं। इसके साथ ही गलमुच्छें और जनने इंद्रिय के बाल भी झड़ने लगते हैं। देखिए, सेलेनियम एक सेक्स के लिए ही नहीं बल्कि सेलेनियम लेने से बाल जो झड़ते हैं वो दुरुस्त हो जाते हैं, बाल नहीं झड़ते। बाल झड़ने की भी ये एक अच्छी दवा है। इसी के साथ गलमुच्छें और जनने इंद्रिय के बाल भी झड़ जाते हैं। इस तरह के लक्षणों में सेलेनियम औषधि का 200 पोटेंसी में प्रयोग करना चाहिए। गले से संबंधित लक्षण। रोगी को टीबी के रोग हो जाने के कारण पैदा हुई आवाज़ की नली की शुरुआती जलन, रोगी के रोजाना सुबह खखाड़ने पर पारदर्शी बलगम के ढेले निकलते रहते हैं, रोगी के गले में खराश सी होना, सुबह के समय खांसी के साथ खून वाला बलगम आना, गाना गाने वाले लोगों की गले की खराबी जैसे लक्षणों में रोगी को सेलेनियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। जो गवैये हैं या ज़्यादा बोलते हैं मेरी तरह, तो उनका गला जब बैठ जाता है तो उसमें भी सेलेनियम लाभ करती है। कान के लक्षणों में रोगी के कान के अंदर मेल जम जाने के कारण रोगी को सुनाई न देने जैसे लक्षणों में भी ये लाभ करती है। पेट के लक्षणों में जिगर के रोग होने के कारण जिगर में दर्द होना, इसी के साथ ही लीवर पर छोटे छोटे दाने निकलना, पुराना कब्ज होना, मल सख्त और मलांत्र के अंदर जमा हो जाता है। इन लक्षणों में रोगी को सेलेनियम औषधि देने से बहुत लाभ होता है। जो लोग जिनको मर्दानगी शक्ति कम हो गई है और अगर उनको कब्जी रहती है तो वो रात को 2 चम्मच तो इसबगोल की भूसी का प्रयोग करें और गर्मा गर्म दूध के साथ। और
अपनी सेक्स की दवाओं में सेलेनियम को स्थान दें। सेलेनियम भी कब्जी को ख़त्म करने वाली दवा है। तो सेलेनियम लेने से कब्जी ख़त्म हो जाएगी। कब्जी ख़त्म होने के बाद जो समस्या है वो ठीक होगी। याद रखिए, कोई भी बीमारी क्यों न हो, अगर कब्जी रहेगी तो वो दवा अपना आधा काम भी नहीं कर पाएगी और पैसे की बर्बादी होगी। कब्जियत एक ऐसी चीज़ है कि कब्जी रहने से, मेरे से एक ने व्हाट्सएप में पूछा कि कब्जी आप हर वीडियो के अंदर कब्जी शब्द या बात करने में कब्जी शब्द पूछते हो, तो इसमें ऐसा क्या है? कब्जी थोड़ी रहती है तो क्या है, एक दिन नहीं लगी दूसरे दिन लग गई। तो मैंने इसका जवाब ये दिया कि मैं यूँ समझाया कि एक खाना जो बनता है, अपन कहीं सफ़र में जाते हैं तो रास्ते के अंदर, ढाबे के अंदर खाना खाने की इच्छा होती है, क्योंकि वो गर्मा गर्म दाल फ्राई बना करके और तंदूरी रोटी रखता है, तो खूब उसमें लहसुन होता है और खूब ये मिर्च मसाला होता है। अब तो खैर मैं नहीं खाता, लेकिन पहले मुझे काफ़ी शौक़ था। तो फ्राई वाली दाल इसको बोलते थे और घी उस वक़्त अच्छा आता था, उसका तड़का लगता था, तो वो खाते थे गरम गरम और आगे के लिए रवाना हो जाते थे। तो पेट की स्थिति भी यही होती है कि पेट के अंदर अपन जो चीज़ खाते हैं तो वो पेट में जाने के बाद अपने शरीर की आंतें हैं उसको हजम करने का काम करती है। आंतों की बनावट एक जैसे वो कन खजूरा जैसा जानवर होता है, पतला सा जो यूँ आगे चलता है, दो आगे बाल फेंक रहते हैं, वो कभी कान में घुस जाता है। तो इस तरह से आंतें आपके अंदर हुक्स होते हैं। वो हुक्स अपन जो खाते हैं उस भोजन को वो आगे की ओर धकेलते हैं। जब वो आगे की ओर धकेलते हैं तो खाना आगे पच करके और मलाशय के अंदर जा कर के इकट्ठा होता है। मलाशय के अंदर इकट्ठा होने के बाद में आदमी को आबदस्त की हाजत होती है। तो जब वो बाथरूम जाता है और वहाँ जाता है तो उसको जोर लगाता है तो वो मल बाहर नहीं आता, तो वो आदमी वापस आकर के बैठ जाता है, फिर जाता है, फिर बाहर आके बैठ जाता है, वो मल आता नहीं है। तो वो मल इधर अपना फिर खाने का टाइम हो जाता है। तो फिर खाने का टाइम हो जाता है तो वो पहले वाली आंतों के अंदर जमा हुआ जो मल है वो तो अभी निकला ही नहीं और ऊपर से और आ गया। अब गोदाम तो छोटा है और माल आता है, उसकी डिलीवरी लेनी है, तो रखने को जगह तो चाहिए ना। तो अगला माल बिकेगा तभी तो पीछे जगह बनेगी रखने के लिए। तो वो जाकर के जो दूसरा खाना अपन खा लेते हैं, रात का खाया हुआ निकला नहीं और सुबह फिर नाश्ता कर लिया हैवी, तो वो भी वहाँ चला जाता है। तो आंतों के ऊपर जोर पड़ता है। अब आंतें धकेलती है तो आगे रास्ता नहीं मिलता, वो मल पड़ा हुआ रहता है। तो वो मल है तो वो 2-3 घंटे के बाद में फिर उसके अंदर सड़न पैदा हो जाती है। उसमें बदबू पड़े रहने की वजह से बदबू
पैदा हो जाती है, क्योंकि वो शरीर का अपविष्ट होता है। शरीर की वो उसमें कुछ नहीं होता, वो उसकी रस से और उसका मांस मज्जा जो भी बनना होता है शरीर में बन जाता है, और उसको बाहर त्यागना अति आवश्यक होता है ताकि दूसरा मल आए और इस तरह सिस्टम चलता रहे। तो फिर वो सड़न पैदा हो करके और उसकी फिर गैस बनती है। वो गैस नीचे तो मल आड़ा आ जाता है, जो मुंह है उसके बीच में आ जाता है, तो नीचे तो निकलती नहीं है। और वो गैस फिर कहाँ जाएगी, वो ऊपर की ओर चढ़ती है। तो जो जो खाना और खाया है उसको भी वो दूषित करती हुई डकार के रूप के अंदर पैदा होती है। मनुष्य को वो डकारता है और बेचैनी बनी रहती है, इधर उधर घूमता रहता है जब तक दस्त साफ नहीं होता। फिर जाता है, फिर टॉयलेट पे जोर लगाता है, फिर जाता है, फिर टॉयलेट पे जोर लगाता है। तो ऐसा कभी हो जाता है, वो एक ऐसी बात नहीं है, लेकिन अक्सर ये ऐसा अगर होता है, यानी कि इसी को कब्जियत कहते हैं। कहीं मैंने ऐसे एक रोगी मेरे साथ के अंदर कोई आज से 30-40 साल पहले ऐसे ही बाज़ार में गपशप के हिसाब से मिल जाता था। ध्यान देने की बात है, समझने की बात है। दवा खाई, मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ, दवा खाई, मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। उसका आंसर मैं देता हूँ कि क्यों नहीं हुआ। तो वो मेरे को पकड़े रहता है कि गोपाल जी मेरे को ठीक करो, मेरे को ठीक। अरे भाई क्या है कि मेरे को कब्जियत है। तो मैंने अपने जीवन में उस व्यक्ति को पहले ही देखा, वैसे व्यक्ति और भी होंगे, उसको 5 दिन तक मल नहीं आता था, और 5वें दिन मल कैसे आता था कि उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, और वहाँ डॉक्टर एनीमा वगैरह ये लगा करके और कैसे आंतों को दबा दबू के उसका मल निकालते थे, और फिर वो अपने काम धंधे लग जाता था। फिर 4-5 दिन होती, फिर हॉस्पिटल जाता 2-3 घंटे के लिए कि मेरे को इस तरह की कब्जी है। मैंने कहा यार कब्जी तो होती है, बाकी कि मैं कई दवाइयाँ खा ली, ये खा ली, वो खा ली, मेरे को फ़ायदा नहीं होता। तो होम्योपैथी के अंदर वो कहता लक्षणों में साथ में कि जब दस्त नहीं आती है तो मेरे पेट में ऐसा नहीं है, दर्द होता है। तो मैंने सोच विचार के कहा कि मैंने कहा तुम प्लम्बम मेटेलिकम अगर पेट में दर्द होता है कब्जे की वजह से, तो तुम 200 पोटेंसी सुबह, 200 पोटेंसी शाम को, ये 5-6 दिन लो। तो वो प्लम्बम मेटेलिकम लेने लग गया, और भगवान की दया से धीरे धीरे उसका हॉस्पिटल जाना बंद हो गया। और फिर उसको कि अब मेरे को एक दिन छोड़ के एक दिन तो आती है, इतनी कब्जी रहती है। तो मैंने फिर उसको कहा कि मैंने कहा तुम कमज़ोरी भी रह गई है तो सेलेनियम 200 का प्रयोग करो सुबह शाम, और पेट में दर्द हो तो प्लम्बम मेटेलिकम की बीच में खुराक ले लो। देखिए होम्योपैथिक में कोई लेग्जेटिव नहीं होता है, इसलिए इन दवाओं से कोई ही लेग्जेटिव बनाना होता है। तो उसको सेलेनियम दी, उससे उसकी मर्दानगी ताकत भी लौटी, और उसकी कब्जियत भी धीरे धीरे जा कर के और
कम हो गई तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा अब दवाओं को बंद कर दो और रात को 2-3 चम्मच इसबगोल की भूसी ये मुंह में डाल करके और गर्मा गर्म दूध है जो गाय का पी के सो जाया करो। 1 गिलास की जगह 1.5 गिलास पी के सो जाया करो। सुबह 10 तुम्हें खुल के लगेगी। तो उसकी कब्जियत इस तरह से मैंने 1.5 महीने के अंदर जा कर के ख़त्म करी। ख़त्म करने के बाद उसका वज़न 7 किलो बढ़ गया, चेहरे पे रौनक आ गई और वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीने लग गया। तो वो जो मल अंदर सड़ता है, वो बदबू देता है, तो वो अंदर जो हवा बनती है वो न तो मुंह के रास्ते बाहर आती है और न मलद्वार से बाहर आती है। तो वो धक्का मारती हुई अपना जो हृदय है उसको टच करती है। तो यहाँ भारीपन और दर्द होता है हृदय का, और रोगी समझता है मेरे हार्ट में दर्द है। तो वो ECG वगैरह कराता है, इधर उधर परेशानी में रहता है। तो वो गैस फिर है पूरे शरीर के अंगों को मतलब टच करती हुई उनको निष्क्रिय करने का काम करती है। तो कोई हींग अष्टक का चूर्ण का सहारा लेते हैं, कोई और कोई चीज़ का सहारा लेते हैं कि गैस न बने। अरे गैस न बने उसका उपचार न करके, और गैस क्यों बनती है, किस वजह से बनती है, उस वजह को ख़त्म कर दो तो फिर रोज़ रोज़ गैस का झंझट ही नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब तकलीफ़ हो तो होम्योपैथिक में ऐसा फोर्टिटा नाम की एक दवा है जो हींग से बनी है। तो उसका मदर टिंचर 20 बूंद खाना खाने के बाद और 20 बूंद रात को खाने के बाद लगातार लें तो इससे ये होगा कि वो जो गैस है जो ऊपर की ओर चढ़ती है तो वो उसको वहीं नीचे दबाए रखती है। तो फिर क्या है, कई लोगों को मैंने अंगुली प्रसालन, ये भी एक देखो अपने आप में क्या करे, रोज़ कब्जी होती है तो आदमी दुख पाए तो क्या करे। तो मल जो है वो भेड़ की मेंगनी की आकार ले लेता है, पड़ा पड़ा और टाइट हो जाता है, और मलांत्र का मुंह होता है छोटा और वहाँ इकट्ठा हो जाता मल करीब 200-150 ग्राम इकट्ठा हो जाता है। तो वो अपने मल के अंगुली जो बाएं हाथ की अंगुली या दाहिने हाथ की अंगुली, उसका नाखून बिल्कुल कटा हुआ होना चाहिए और वहाँ अपने टॉयलेट के अंदर गाय का घी या कोकोनट ऑयल ये रखना चाहिए। तो उसमें डुबो करके, अंगुली साफ होनी चाहिए, उसमें डुबो करके और खूब आहिस्ता से अपने रेक्टम के अंदर अंगुली डाल के और एक एक करके पूरा का पूरा मल निकाल लेते हैं। ये कुछ दिन के अभ्यास से ये मालूम हो जाता है। और इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि जोर नहीं लगावें, एक तरकीब से मल की एक एक गांठ को निकाल दें। तो जैसे निकालने की कोशिश करेंगे तो मल ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करेगा, तो ऊपर से थोड़ा दबाव रखें और अंगुली से पूरा मलाशय को खाली कर दें। ऐसा मेरी ज़िंदगी के अंदर कई बार अवसर आए हैं, तो मैंने कोई लेग्जिटिव का प्रयोग न करके
और इस तरह आराम से मैं मल को निकाल सकता हूँ। अब भी कभी कभी जो कब्जी हो जाती है तो ये क्रिया मैं करता हूँ। ये क्रिया गलत नहीं होती है, इसमें थोड़ी सावधानी रखनी होती है कि अपने नाखून की खरोंच से मलाशय के अंदर कहीं खरोंच ना आ जाए, रक्त ना आ जाए। अंगुली एक मलाशय के अंदर 2-2.5 इंच तक के एरिया के अंदर ही एक एक करके गांठ को निकाल देती है और आपका पेट बिल्कुल हजम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है लाभ कि आदमी को जोर नहीं लगाना पड़ता, नहीं तो जोर लगाने से आँखों में आंसू आ जाते हैं। कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसके लिए ये नुकसानदायक होता है जोर लगाना। तो शैली नियम लेने से ये धीरे धीरे कब्जे की जो समस्या है ये ख़त्म हो जाती है। और बाज़ार के अंदर जितने लेग्जिटिव आते हैं कब्जे को तोड़ने वाले, तो कब्जे को ख़त्म करते हैं तो उनमें लफड़ा ये होता है कि 1-10 तो आपको बंद करके आता है तो आपकी तबीयत खुश होती है, और फिर दिन में साले 3-4 दफ़ा आ जाते हैं तो आदमी ऑफिस में जाए, कहीं बाज़ार जाए और जाए तो उसके मन में शंका रहती है और उसे जल्दी भाग के जाना पड़ता है। ऐसी जगह जाएगा वो जहाँ टॉयलेट की व्यवस्था हो। तो ये भी एक विकट समस्या है लेग्जिटिव लेने से। तो लेग्जिटिव के अंदर अधिकतर सनाई होती है। सनाई धीरे धीरे आंतों को कमज़ोर करती है। तो एक तो ये क्रिया होती है अंगुली प्रसालन, जिससे मल को बाहर निकालना। एक दूसरी क्रिया होती है अपने टॉयलेट के ऊपर एक कील ठोक करके एनिमा लटका दें, उसमें साफ़ सफाई का ध्यान रखें। कोई एनिमा के बॉक्स के अंदर कीड़ा मकोड़ा कोई इस तरह का नहीं जाए, उसको उतार के देख के और उसके अंदर ताज़ा पानी गुनगुना भरें। गुनगुना पानी भरने के बाद में उसमें एक पूरा नींबू निचोड़ दें और उसको फिर टांग दें। उसकी नलची आपके सीट के पास तक रहेगी। उस नलची के आगे ऐसे मुंह रहता है तो उस नलची के आगे कोकोनट ऑयल या गाय का घी या कोई भी तेल की हल्की सी चिकनाहट लगा दें। और चिकनाहट लगा के 2-3 दिन में आदमी सीख जाता है। अरे आदमी क्या करे, उसको रोग है जो कई विद्याएं सिखा देता है। तो उसको लगा के और वो चुटकी को चालू कर दे तो उसमें आधा लीटर करीब पानी होता है। तो वो पानी आपके मलाशय में जाता है। तो जहाँ जहाँ गांठें ये जमी हुई मल की होती है उनको वो हिलाता है और उसको थोड़ी देर पानी को नलची निकाल ली, खाली हो गया एनिमा, तो उसको थोड़ी देर रोक ले तो वो गांठें हैं जो और सिमट के आ जाती है और दस्त के द्वारा पानी भी निकल जाएगा एनिमा का और दस्त भी लग जाएगी। तो 3-4 दिन में अगर नींबू का एनिमा उसमें थोड़ा शहद मिला दें। अगर जिनको एनिमा लगाना खुद को आता है तो वो एनिमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये निर्दोष है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन एक आदत से आप बंदिश वो हो जाएंगे, एक आदत बन जाएगी। तो हफ्ते में धीरे धीरे कब्जी ठीक होने के बाद हफ्ते 10 दिन में एक बार एनिमा लगा सकते हैं। एनिमा रहना चाहिए आपके उसके अंदर और साफ़ सफाई का ये होना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में आप जाएंगे तो रोज़ आपको एनिमा ही लगाएंगे। सबसे पहले एनिमा लगाओ और
एनेमा लगाते ही दस्त हो जाता है, तो इसमें आपकी आंतों को नुकसान नहीं होता। तो सेलेनियम कब्जी को हटाने वाली दवा है। तो सेक्स प्रॉब्लम के अंदर अगर कब्जी रहती है तो अपनी दवाओं के अंदर सेलेनियम 200 पोटेंसी का प्रयोग करें तो धीरे धीरे कब्ज हट जाएगी। अपने खान पान में सुधार करें, रात का खाना हल्का खाएं, गाय का दूध लें और लेग्जेटिव के लिए आप इसबगोल की भूसी का प्रयोग करें तो आपको कब्जी होती रहेगी। ये आजकल जो होम्योपैथिक की दुकानों पे येलो टेबलेट आती है, मैं कहता हूँ लोग समझते नहीं हैं, वो होम्योपैथिक समझ के वो धड़ल्ले से रोज़ाना उसका इस्तेमाल करते हैं। एक गोली खाने से आराम से दस्त आती है। अरे भाई, इस गोली को मत खाओ, मेरे कहने से मत खाओ। इसके अंदर जमाल गोटे का लेग्जेटिव और सनाई का लेग्जेटिव दिया होता है और इसको साले बेचने वाले होम्योपैथिक के नाम से बेचते हैं। उनका कुछ नहीं बिगड़ता, वो 2-3-4 रुपए की गोली आती है और इस तरह से देते हैं कि भाई 10 ही गोली देंगे, हमारे पास गोली इतनी उसकी शार्टेज बनी रहती है। जबकि बाज़ार पूरा लेग्जेटिव चूर्णों से भरा रहता है, लेकिन आदमी सोचता है कि होम्योपैथिक लेग्जेटिव लेने से मेरे शरीर को कोई हानि नहीं होगी। अरे वो नादान नहीं समझता कि ये साले इतने धूर्त लोग हैं कि होम्योपैथी का पाजामा पहना करके और आपको दूल्हा बना देते हैं। वो लेग्जेटिव कभी नहीं लेनी चाहिए। एक बार मैंने देखा कि देखे इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, लेग्जेटिव है उसके अंदर, और एक गोली मैंने ली तो मेरा इतनी बेचैनी हुई और ऐसा खुल के दस्त हुआ और हुआ तो मेरे समझ में नहीं बैठी। दिन भर जी मिचलाया। क्यों लेते हो भाई, ये येलो टेबलेट मत लो, ये कोई होम्योपैथिक की दवा नहीं। इसकी जगह अगर आपको कोई चूर्ण लेना है तो देखो हर चूर्ण के अंदर लेग्जेटिव आएगा आयुर्वेदिक। तो एक तरुणी कुसुमाकर नाम का चूर्ण आता है, तरुणी कुसुमाकर, उसमें सनाई होती है। सनाई दस्त लाने वाली जड़ी बूटी होती है, तो उसको भी रोज़ लेने से आंतें खराब हो जाती है। तो जब ज़्यादा कब्जी हो तो कभी कभी उसका प्रयोग कर लो, अपने पास रखो। जहाँ तक हो कब्जी को इन होम्योपैथिक दवाओं से हटाओ। दूसरा, हाइड्रा स्टिच का मदर टिंचर कब्जियत हटाने में बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन वहाँ क्या होता है कि हाइड्रा स्टिच लेने के बाद में भी दस्त नहीं आती। इसका कारण है कि 10-12 बूंद नहीं हाइड्रा स्टिच की 30 बूंद लेनी चाहिए। हाइड्रा स्टिच की 30 बूंद लेनी चाहिए। और हाँ, तो हाइड्रा स्टिच से 30 बूंद लेना चाहिए। दिन में ले लो और दोपहर को लो और रात को सोती वक्त लो, तो धीरे धीरे वो कब्जी को ख़त्म करेगी। बहुत से आदमी नक्स ओमेगा का इस्तेमाल करते हैं कि रात को 200 पोटेंसी नक्स ओमेगा ले लें, उससे हमारी कब्जी ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं होती है। इसमें थोड़ी बहुत हाइड्रा स्टिच से साथ देगी आपका। तो मैं कोई भी पेशेंट होता है तो मेरा पहला सवाल यही होता है कि देखो तुम्हें कब्जी है क्या? कहाँ? मैंने कहा मेरी कोई दवा काम नहीं करेगी, न होम्योपैथिक काम करेगी न आयुर्वेदिक काम करेगी। सबसे पहले तुम अपने पेट की सफाई करो।
कि क्या देवें हम। तो कब्जियत की जितनी दवाइयाँ, मैं कोई बड़ाई नहीं करता हूँ, वो कहते हैं ना कि जो भुक्तभोगी होता है तो वो ज़्यादा समझता है। मैंने कब्जियत के रोग से बहुत कुश्ती लड़ी है और अंत के अंदर आज की तारीख के अंदर मैं आपको झूठ नहीं बोलता। कभी भी मेरे ये बॉक्स है, मैं अभी घर पे बैठा हूँ, तो ये देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, ये अरंड। मैं ये अरंड का तेल खुद निकालता हूँ और इसको इस तरह के कैप्सूल के अंदर भर देता हूँ। ये 600 मिलीग्राम इसके अंदर मात्रा है। तो 2 कैप्सूल ये मैं सवेरे नाश्ते के बाद, 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल रात को जब मैं सोता हूँ तब ले लेता हूँ। बल्कि कभी कभी रात को 3 कैप्सूल ले लेता हूँ, क्योंकि इससे बड़ी साइज़ के कैप्सूल बहुत कम मिलते हैं। तो इसके अंदर कैस्टर ऑयल भर देता हूँ मैं। तो इससे दस्त जो आएगी वो बंधी हुई दस्त आती है। और ये ज़रूर है कि कभी टाइम पे नहीं आई तो कोई चिंता मत करो, अपने काम धंधे लग जाओ, आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। 2-3 घंटे बाद जहाँ हाजत हो, आप अपने ऑफिस में या कहीं जाओ तो वहाँ बाथरूम चल जाओ। तो ये जो कैस्टर ऑयल, बाज़ार का कैस्टर ऑयल बिल्कुल नुकसान करता है। मैं आपको बिल्कुल साफ कहता हूँ, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं अपना कैस्टर ऑयल आपको बेचना चाहूँ, ये मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है कि आपको कैस्टर ऑयल प्योर लेना चाहिए। प्योर लेने के लिए बहुत सस्ता उपाय बताता हूँ कि आप कैस्टर ऑयल को, अरंडी के बीज बहुत सस्ते आते हैं, 70, 80, 90 रुपये किलो के अंदर आ जाते हैं। 10 किलो आप ले कर के, और ये एक कोल्लू की एक घानी चलती है बाज़ार के अंदर, मार्केटों में खूब चलती है। उस इसमें सबसे बड़ा आराम है कि इसमें वो कोई बेईमानी नहीं करता है। तो उसकी घानी को साफ करवा के उसको 300 रुपये दो, 10 किलो के 300 रुपये के अंदर वो कैस्टर ऑयल निकाल देगा। और उस कैस्टर ऑयल को घर ला करके और नीतरने के लिए छोड़ दो। जब वो नीतर जाए तो उसको आप 2 चम्मच दूध के कप के अंदर डाल करके और पहले वो पिएं, ऊपर वो दूध पिएं। तो इससे आपको चारों तरफ ही फ़ायदा होगा कैस्टर ऑयल से। जैसे कि बहुत से रोगी वात व्याधि से ग्रसित हो रहते हैं, ये दुखा वो दुखा, ये दुखा वो दुखा। तो ये एक तो वात को दूर करने वाला है। इसके लिए संस्कृत के अंदर एक श्लोक है जो मुझे याद नहीं रहा संस्कृत में होने से, लेकिन उसका अर्थ ये होता है कि जिस तरह से जंगल के अंदर शेर दहाड़ लगाता है तो सारे जानवर है जो भाग जाते हैं, ठीक इसी तरह अरंड पेट में जाके दहाड़ लगाता है तो पेट के सारे रोग है कि हमारा बाप आ गया भगो, उनको भागने का ही रास्ता दिखता है और वो रुकने का रास्ता नहीं देखते। तो धीरे धीरे कैस्टर ऑयल आपकी आंतों में फंसा हुआ और है, जो उन सबको, इसमें क्या होता है, ये क्यों नहीं नुकसान करता है, ये भी बता देता हूँ। ये इंजीनियर और वैज्ञानिकों के भी शोध का विषय है। मैंने 1-2 को कहा भी है
कि कैस्टर ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है। इसको जो ग्रीस काम में लेते हैं, बॉल बेरिंग चलते हैं मशीनों के, तो ग्रीस बहुत महंगा आता है। तो ये कैस्टर ऑयल को ग्रीस की जगह इसको थोड़ा गाढ़ा करके कोई प्रक्रिया द्वारा या कोई चीज़ और इसमें और ऐड करके इसकी ग्रीस की जगह काम में लेकर के तो देखो। लेकिन अब जो रूटीन चल रहा है वो चल रहा है, मेरा काम नहीं है, लेकिन इसके अंदर इतना चिकनाहट होता है कि ये आपके पेट में जाएगा तो आंतों के अंदर मल को जमने ही नहीं देगा। ये आंतों के अंदर पहले से ही है जो मुलायमता बनाई रखेगा। इसके अंदर कोई तीव्र चीज़ नहीं होती कैस्टर ऑयल के अंदर जो आपकी आंतों को हानि पहुंचाए। और वात रोग, जैसे पेट आपका जैसे साफ करेगा तो आपके शरीर में जहाँ भी वात है, घुटने का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस का, कोहनी का दर्द और कहीं भी शरीर में दर्द हो, उस दर्दों को ख़त्म कर देगा। आपको एक पंथ दो काज मिलेंगे। एक तो आपकी कब्जियत ख़त्म होगी। मेरे को ये कैप्सूल, ये तेल ही मैं खुद बनाता हूँ और बाज़ार में जितना तेल अरंडा का आता है सब का सब नकली आता है। वो उसमें दूसरा तेल मिला के उसका रंग वाइट कर देते हैं और उसको पतला कर देते हैं, जबकि ये रबड़ी की तरह होता है। मशीन से बड़ी मुश्किल से निकाला जाता है इसको, मैं जानता हूँ कैसे निकलता है ये। और फिर इसको मैं कैप्सूल को मैं कोई विद्या छुपा के नहीं रखता हूँ, आप घर पे भी कर सकते हैं मेहनत करने वाले। 500-600 मिलीग्राम के कैप्सूल मंगाता हूँ और कैप्सूल मंगाने के बाद में इसका तेल निकल के और जब नितर जाता है तो डिस्पोजल से उसको तेल को भरता हूँ इंजेक्शन के अंदर और भर करके आगे की सुई हटानी पड़ती है और कैप्सूल के खोल को खोल के अलग रख देता हूँ और उनके नीचे के खोलों को अलग रख देता हूँ। एक एक खोल को उठा करके और धीरे धीरे इंजेक्शन से उन कैप्सूलों को भर के और ऊपर वो खोल का कैप लगा करके रख देता हूँ। रखने के बाद में फिर सारे कैप्सूलों को साफ कपड़े से बिल्कुल साफ कर देता हूँ। साफ करने के बाद फिर उनको टाइट कर देता हूँ। टाइट करने के बाद फिर शीशी के अंदर भर के रखता हूँ। 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होंगे। आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि वो कैस्टर ऑयल कैप्सूल के खोल से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। आप कैस्टर ऑयल एक साथ बना लो, कैप्सूल आप एक एक महीने के ही बनाओ, ख़त्म हो जाए फिर और बना लो, ख़त्म हो जाए फिर और बना लो। तो इसमें ये इतना बड़ा आराम है कि इसको पानी से ले लो, चाय से ले लो, दूध से ले लो, दोनों टाइम ले लो। सुबह 2 कैप्सूल ले लो और रात को 3 कैप्सूल ले लो। 1 मिलीग्राम का कैप्सूल, 1 ग्राम का कैप्सूल यहाँ अवेलेबल नहीं, तो चलो ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक ही जगह 3 निगल लेते हैं, अपने क्या फ़र्क पड़ता है। तो इससे आपको पानी की तरह दस्त नहीं आएगा, आपको सॉफ्ट दस्त आएगा और आपका कोई आंतों को ये हानि नहीं पहुंचाएगा। आप चाहे किसी अच्छे हकीम को पूछ लो, मैं हकीम लुकमान की वीडियो भी सुनता हूँ, वो कैस्टर ऑयल की तारीफ़ इतनी करते हैं जिसकी कोई हद नहीं कब्जियत के लिए। तो कुल मिलाकर के
कब्जी को दूर करना बहुत ज़रूरी है और शैली नियम भी जो है वो कब्जी को हटाती है। अभी ये शैली नियम का हट गया, अब मैं क्या करूं? अब इसका मैं कब्जियत के ऊपर बोलता बोलता अब देखो मैं इसको निकाल के लाता हूँ। हाँ, तो मैं शैली नियम के ऊपर बता रहा था। देखो, रोग की मूल जड़ तक अपन नहीं पहुँचेंगे जब तक कोई रोग को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए मेरे को ये कब्जियत के ऊपर इतना बोलना पड़ा और मेरा कोई लालच नहीं है। मैंने आपको सारी तरकीब बता दी बनाने की, भरने की, करने की। नहीं तो कौन बताएगा? एक बात बताओ। और कोई मुझसे बहुत से आदमी मंगाते भी हैं इसके कैप्सूल। तो देखो, टाइम तो लगता है। एक एक कैप्सूल को भरना करना बहुत बारीक काम है। उसको ऊपर कैप लगाना तो हर आदमी ये काम नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी को प्योर तेल हासिल होता ही नहीं। इसका तेल शहद की तरह गाढ़ा होता है, वो कभी भी लीकेज नहीं होता कैप्सूल में से। तो ये कब्जियत की बहुत अच्छी दवा आपके शरीर की रक्षा करेगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी, चाहे आप 10-20 साल खाओ तो भी। तो ऐसी चीज़ को आप अपना सकते हो। कब्जियत कुल मिला के कब्जियत दूर करके फिर कोई दवा सेक्स की लो। अब मैं वापस शैली नियम पे आता हूँ। तो जिगर के रोग के कारण जिगर में दर्द होना, इसी के साथ ही जिगर पर छोटे छोटे दाने निकलना, पुराना कब्ज होना, मल सख्त और मलांत्र के अंदर जमा हो जाता है। इन लक्षणों में रोगी को शैली नियम औषधि देना बहुत लाभदायक है। शैली नियम भी बहुत स्लो काम करता है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो मलांत्र में गांठों को पिघला दे। नाक के लक्षण, रोगी को नाक के अंदर तेज खुजली होना, रोगी को न चाहते हुए भी बार बार अपनी उंगली से नाक को डालना पड़ता है। रोगी को जुकाम होने के बाद बहुत पतले दस्त आते हैं। इस तरह के लक्षणों में शैली नियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। मल के लक्षण, मल का बड़ी ही मुश्किल से आना और मल त्याग के बाद रोगी के मल द्वार से खून का आना। रोगी को मल इतना सख्त आता है कि रोगी को मल त्याग के दौरान उंगली डालकर मल को निकालना पड़ता है। ये मैं सत्य कहता हूँ, मैंने पहले नहीं पढ़ा। ये अंगुली वाला तो मैंने जीवन में किया है, इसलिए मेरे को याद रह गया, मैं बोल गया। और इसके अंदर भी यही आया, शैली नियम के अंदर भी बिल्कुल ये लिखा हुआ आया है कि अंगुली डालकर मल को बाहर निकालना पड़ता है। जो ट्रेंड होता है तो कोई तकलीफ नहीं, अनट्रेंड होता है तो वो निकालता है तो खून भी साथ आ जाता है। रोगी को टाइफाइड का बुखार होने के बाद अक्सर इस तरह की परेशानी पैदा हो जाती है। इस तरह के लक्षणों में शैली नियम लाभ करता है। रोगी का मन ऐसा करता है कि वह बहुत तेज शराब का सेवन करे। शक्कर, नमकीन खाना, चाय, कोल्ड ड्रिंक पीने से आमाशय का रोग बढ़ता है। रोगी को रात के समय बहुत तेज भूख लगती है। आदि लक्षणों के आधार पर शैली नियम का प्रयोग करना चाहिए। पेशाब संबंधी लक्षणों के अंदर रोगी को पेशाब करने के बाद या मल त्याग के बाद चलते समय पेशाब बूंद बूंद करके टपकते रहता है। इसी तरह बैठे रहने पर भी पेशाब बूंद बूंद टपकता रहता है। रोगी को पेशाब के साथ लाल तलछट जम जाता है। रोगी को शाम के समय पेशाब कम मात्रा में और गाढ़ा आता है। इन लक्षणों में शैली नियम से लाभ होता है। पुरुषों के रोगों में अपनी जवानी में ज़्यादा यौन क्रियाओं में लिप्त रहने के कारण रोगी को नपुंसकता का रोग हो जाता है। स्त्री के साथ संभोग क्रिया करने के बाद रोगी का चिड़चिड़ा हो जाना,
सोते समय रोगी का वीर्य अपने आप निकल जाना, मन में संभोग करने की इच्छा तेज होना, लेकिन संभोग करते समय लिंग का उत्तेजित न होना, वीर्य का पतला हो जाना, अंडकोशों में पानी भर जाना तथा संभोग क्रिया संबंधी स्नायु दौर्बल्य आदि लक्षणों से रोगी को शैल्य नियम देने से बहुत लाभ मिलता है। चर्म रोगों के अंदर रोगी की हथेली में सूखे पपड़ीदार फुंसियाँ उत्पन्न होती है, खाज खुजली होती है। रोगी के टखनों और चमड़ी की परत के आसपास उंगलियों के बीच में खुजली सी होना, रोगी की पलकों के दाढ़ी के और जनने इंद्रिय के बाल झड़ने लगते हैं। यहाँ मैं 1 मिनट रुकूंगा और काम की बात बताऊंगा। इसने लिखा है कि रोगी के पलकों के, अरे किसी का हो तो भला कर देना, बता देना कि इस बीमारी का होम्योपैथिक में इलाज है। रोगी के पलकों के, ये पल, ये भी आ गया और ये भी आ गया, और दाढ़ी के और जनने इंद्रिय के बाल झड़ते हैं। अब जनने इंद्रिय के झड़ते हैं तो झड़ने दो, उससे कोई मतलब नहीं, दाढ़ी के बाल नहीं झड़ने चाहिए। और सबसे बड़ी, यहाँ एक मेरे बच्चे का दोस्त है, वो बहुत पैसे वाला है, तो वो उसके ये भौं है ना, ये दोनों भौं, ये बिल्कुल बाल साफ हैं उसके, है ना, पैसे वाला है। तो मैंने मेरे बच्चे को कहा, मैंने कहा इसका हमारे होम्योपैथिक में इलाज है। अब बेचारा वो कभी तो है जो टोपी पहनता है, कभी क्या पहनता है, कभी चश्मा लगाता है, शर्म के हमारे क्या करें। मैंने कहा इसको मैं 1-2 महीना दवाई दूंगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरे बच्चे ने कहा, तो उसकी हंसी उड़े ये रोग भी ठीक होते होंगे, तेरे पापा भी बुढ़ापे में पगला गए। अब बताओ मैं क्या करूँ, मैं किसी को ज़बरदस्ती दवा नहीं दे सकता। कि पापा मैंने 2-3 दफ़ा कहा, वो तवज्जो नहीं देता न, सही बेटा क्या करें अपन। तो बहुत से आदमियों के भौं के बाल उड़ जाते हैं, उसकी रामबाण दवा पूरी होम्योपैथिक के अंदर शैली नियम है। दूसरी दवा अगर कोई निकाल के बता दे तो मैं उसका गुलाम बन जाऊं। हेकला लावा भी थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन शैली नियम नंबर 1 की दवा है आँखों के भौं के बाल। आँखों के ये पलके हैं ना, ये बाल, ये बाल, ये ढाडी के बाल, ये जिनके उड़ जाते हैं, तो मान लो दाढ़ी के बाल उड़ गए तो उसका इतना पता नहीं लगता, नीचे के बाल उड़ गए तो पता नहीं लगता, लेकिन ये भौहों के बाल उड़ने का मतलब एक आदमी की ज़िंदगी के अंदर वो अंदर ही अंदर आदमी कुंठित रहता है। वो कोई खूबसूरत लड़की से बात नहीं कर सकता, उसका कहीं बहुत सी औरतों में, आदमियों में जाने का मन नहीं करता, उसका मन मरा हुआ रहता है हर समय। और यहाँ ऐसा दिखता है जैसे कि ये ललाट है, इस तरह का पोषण हो जाता है। तो महात्मा हेनी मैन को प्रणाम करो। अरे आयुर्वेद के अंदर भी भौं के बाल आने की दवा नहीं है, पूरा आयुर्वेद मैंने छान मारा, नहीं है। हम क्यों लगाव रखते हैं होम्योपैथिक का, आयुर्वेद के साथ रहते हुए होम्योपैथिक को क्यों हम लगाए रखते हैं सीने के? इसीलिए लगाए रखते हैं कि जो चीज़ होम्योपैथिक में, वो एक गाना मेरे को याद आ गया, भूल गया, जो तुझ में है किसी में नहीं, यानी कि जो तुझ में है वो किसी में नहीं। तो होम्योपैथिक में जो दवाइयाँ जिन रोगों की है, उन रोगों की दवाइयाँ कोई चिकित्सा पद्धति के अंदर नहीं,
चाहे आप करोड़ रुपए का भी तेल लगा लो भौहों पे, भौहों के बाल नहीं आएंगे। सेलेनियम लो, सेलेनियम लो, आपकी नामर्दी लौटेगी, आप मर्द बनेंगे, आपके शरीर में ताकत आएगी। और देखो 60-70 साल की आयु होने के बाद तो फिर परेशानी आती है। यौवन अवस्था में ही बाल उड़ जाते हैं 30-35 में, उनके बाल लौट आएंगे, भौहों के बाल लौट आएंगे, पलकों के बाल लौट आएंगे। ये किसी डॉक्टर ने इतना गहराई से आपको नहीं समझाया, और अगर समझाया है तो मैं उस डॉक्टर को थैंक्स करता हूँ, बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। मेरी तरह रुक करके और पूरी बात को समझाना ही होम्योपैथिक है, पूरी बात को समझाना ही आयुर्वेदिक है, पूरी बात को समझाना ही हर चिकित्सा पद्धति है। न कि कथा की तरह मुंह से बोल करके और पूरा करके और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं, मत करो। सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं हमें। कौन सा हम साथ लेके जाएंगे, क्या साथ लेके आए हैं, क्या साथ लेके जाएंगे। हमारा वीडियो तो रहेगा साथ के अंदर। अगर ख़ास चीज़ ही हम आपको नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे उसके बारे में, तो क्या क्या फ़ायदा हुआ। 15 मिनट का वीडियो देख करके ख़त्म कर दिया, व्यूज़ लूट लिए, सब्सक्राइब लूट लिए, तुम्हें तो लाभ मिल गया, रोगियों को क्या लाभ मिला ये तो बताओ मेरे को। अब रोगी मेरा वीडियो जो सुनेंगे वो तुलना करेंगे कि फला डॉक्टर ने भी सेलेनियम का बताया, फला ने भी सेलेनियम का बताया, उन्होंने तो कुछ इस बारे में बताया ही नहीं। आप ऐसा मत समझो कि श्रोता पागल हैं, श्रोता गूंगे हैं, वो ध्यान नहीं रखते। अरे इस बात को दिमाग से निकाल दो। जो आज श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, ऐसे ऐसे बैठे हैं जो बाल की खाल खींचने वाले हैं, वो एक एक अच्छे से अच्छे होम्योपैथिक से ज़्यादा समझदार है। चाहे उनके पास कोई डिग्री हो, चाहे डिग्री ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। वो इतना समझते हैं और वो फट से उस चीज़ को पकड़ लेते हैं जो एक डॉक्टर सिद्धहस्त होकर के नहीं पकड़ पाता। तो सेलेनियम इनकी खास दवा है इन बालों के उड़ने की। इस तरह ध्यान रखो, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ भौहों के बालों को वापस लाने के लिए, दाढ़ी के बालों को वापस लाने के लिए सेलेनियम 200 रोज़ की एक खुराक 21 दिन लेकर के बंद कर दो। 10 दिन के लिए बंद रखो, फिर और 15 दिन लो, फिर 10 दिन के लिए बंद कर दो, फिर आप 10 दिन लो, फिर 10 दिन के लिए बंद कर दो, फिर आप 5 दिन लो और कोर्स को पूरा कर दो। इस तरह से सेलेनियम का प्रयोग करके और अपने बालों, खोए हुए भौहों को वापस ले आओ। और हेकला लावा, उसको भी आप ध्यान में रखो। मैं हेकला लावा पे भी बोलूँगा, और मुझे याद है वो भी इसके अंदर हेल्प करता है, उसके बारे में फिर बताऊँगा। तो इस तरह से दाढ़ी के और जननेंद्रिय के बाल झड़ते हैं। उंगलियों के जोड़ों के आसपास, उंगलियों के बीच में और हथेलियों में खुजली होना, उंगलियों के बीच में फफोले पड़ना, चेहरे पर मुहासे निकलना, त्वचा पर काले निशान पड़ने के साथ तेल सा जम जाना आदि लक्षणों में रोगी को सेलेनियम देने से लाभ मिलता है। शरीर के बाहरी अंगों में रोगी को सुबह उठने पर पीठ के नीचे वाले भाग में लकवा मार जाने जैसा दर्द होना, रात के समय रोगी के हाथों में बहुत तेज खुजली होना,
जैसे लक्षणों में सेलेनियम फायदा करता है। नींद के लक्षणों में रोगी के पूरे शरीर की खून की नलियों में कंपन होने के कारण पूरी रात सो न पाना, पेट में बहुत जलन होना, आधी रात तक रोगी जितनी भी कोशिश कर ले सो नहीं सकता, लेकिन सुबह के वक्त अंधेरे में ही रोगी की आंख रोजाना ही समय पर खुल जाती है। इस तरह के लक्षणों में सेलेनियम से फायदा होता है। मन के लक्षण इसके रोगी के मन में यौन संबंधी विचार आने के कारण रोगी का वीर्य निकल जाना, रोगी जरा सा भी दिमाग का काम कर ले उसे थकान सी हो जाती है, रोगी हर समय उदास सा ही बैठा रहता है, रोगी के मन में कभी न मिटने वाली निराशा पैदा हो जाती है। रोगी इस सेक्स प्रॉब्लम से एक तरह से हताश होकर बैठ जाता है कि ये रोग तो ठीक नहीं होगा। इस तरह की निराशा पैदा हो जाती है। रोगी को सेलेनियम देने से उसके विचार बदलेंगे और वो ठीक होगा। इसके प्रतिविष दवाइयाँ इग्नेशिया पल्साटिला औषधियों का उपयोग सेलेनियम औषधि के हानिकारक प्रभाव को नष्ट करने के लिए किया जाता है। प्रतिकूल इस दवा के साथ में एक तो चाइना नहीं लेना चाहिए, एक मदिरा नहीं लेनी चाहिए। इसके रोग की वृद्धि हवा के झोंके से, धूप में, गर्म दिनों में कोल्ड ड्रिंक पीने से, चाय या शराब पीने से, नींद के बाद इसके रोगी की तकलीफ़ें बढ़ती है, आराम मिलता है। ठंडी हवा, ठंडा पानी मुंह में लेने से रोग कम हो जाता है। सेलेनियम औषधि की तुलना एग्नस कैट्स, कैलेडियम, सल्फर और टेलुरियम और फॉस्फोरिक एसिड से की जा सकती है। जो पेशेंट सेक्सुअल प्रॉब्लम में हैं, कब्जियत को दूर करे और सेलेनियम के साथ में एग्नस कैट्स ले सकता है, कैलेडियम ले सकता है, फॉस्फोरिक एसिड भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सेलेनियम की जो डोज लिखी है 6 से 30 पोटेंसी लिखी है और कुछ ही समय में रोगी को आराम मिलता है। ये दवा ज़्यादा लंबा समय नहीं लेती, तो इसको 200 पोटेंसी में भी लेते हैं। अच्छा चिकित्सक होता है तो 1000, मैंने 1000 पोटेंसी में खूब दिया है सेलेनियम। मैंने सेलेनियम CM तक दिया है। अब मैं इतना अधिक इसलिए नहीं बताता कि कई लोग हैं जो जाकर के खरीद लेते हैं। मैं क्या करूं? मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, क्यों न घुट घुट के यूं ही मर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। यानी कि मैं नहीं बताता हूँ तो भी ये ठीक नहीं, और मैं बताता हूँ और आप उसका गलत उपयोग कर लेते हैं तो वो भी ठीक नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा चुप हो जाता हूँ। आपको मैं जब तक जिंदा हूँ आपको परामर्श देता रहूँगा। अरे मैं आपसे यहाँ तक वादा करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि ये मेरी वरदा अवस्था है। जो इस संसार में जीव आया है वो जाएगा। मैं एक सराय का किराएदार हूँ, मुझे भी ये सराय कभी न कभी खाली करनी पड़ेगी, लेकिन जाते जाते भी मेरे को कर्ण ने भगवान को मृत्यु के समय भी दान दे दिया था। अर्जुन ने कहा कि दानी कौन है? कि कर्ण के बराबर दानी नहीं। अरे वो कौन सा दानी, तुम हर समय कर्ण की तारीफ करते हो। अर्जुन ने भगवान से कहा। मैं नहीं मानता। कि नहीं मानते हो तो मेरे साथ चलो, अभी उसकी मृत्यु होने वाली है, युद्ध क्षेत्र में पड़ा करा रहा है कर्ण के, चलो। तो दोनों ने ब्राह्मण का वेश बना करके और कर्ण के पास गए कि आप तो बहुत बड़े महाराजा थे। कि भाई महाराजा तो थे, लेकिन अभी तो हम मृत्यु शैया पे पड़े हैं, मरने वाले हैं, प्राण निकलने वाले हैं, अभी मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। वो क्योंकि समझ गया भी कुछ ये मांगने के लिए आए हैं।
कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप तो बड़े दानवीर हो, आप तो कुछ न कुछ दे सकते हो। क्या मैं दे सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या दूँ बताओ तुम। क्या है आपके पास, है तो बताओ मैं दे दूँगा। कि आपके एक दांत में सोना का कैप लगा हुआ है, हमें वो ही दे दो। कि बस वही इतना सा कि अभी देता हूँ। तो मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ जमीन पे कर्ण ने ऐसे अपनी कर निकाल लो। कि नहीं, हम ब्राह्मण कोई का निकाला निकुली नहीं करते, तुम्हारे हाथ से दो। तो कोहनी की मार के अपना दांत सोने वाला तोड़ के वो खून से लथपथ दांत कर लीजिए महाराज। नहीं, ऐसा खून लगा हुआ दांत हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसको धो कर के दो। कि महाराज मुझसे उठा नहीं जाता, मैं इसको कैसे धोऊं। कि नहीं, तुमको देना है तो धोके दे दो, नहीं तो हम निराश लौटते हैं कि दानवीर कर्ण के पास गए और हमें मिला नहीं। कर रुको, मैं कोशिश करता हूँ। तो कर्ण ने लेटे लेटे ही कोहनी से जमीन के एक यूं मारी, गंगा नदी का फमारा उठ गया और दांत को धो करके कह लीजिए महाराज। अर्जुन कांपने लग गया, मुंह टेढ़ा कर लिया। भगवान ने दर्शन दिए कर्ण को और फिर कहा, अर्जुन देखा तुमने दानवीर कर्ण को, ठीक है तुम्हारा दुश्मन है लेकिन मेरा तो भक्त है, मेरे सारे ही भक्त हैं। मैं आज किस वजह से तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी बना हुआ हूँ, क्योंकि तुम मेरे सखा हो। लेकिन कर्ण के बराबर दानवीर दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक मेरे में बोलने की शक्ति रहेगी, जब तक मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। ये मैंने पहले से ही निश्चित कर रखा है कि कभी ऐसी मेरे घुटनों में दर्द रहता है कि कभी मैं चल पाने में असमर्थ रहूँगा, तो भी मैं व्हील चेयर पे बैठा भी आपको वीडियो दूंगा। मेरी जुबान भगवान सही सलामत अगर रखेंगे हनुमान जी महाराज, तो मैं आपकी सेवा अंत समय तक करने की मेरे दिल के अंदर ठूस ठूस के भावना भरी हुई है कि मैं अंत समय तक भी सेवा करते करते ही अपने प्राणों को भगवान के यहाँ ले जाऊं। ऐसी मेरी दिल की इच्छा है। आगे का कुछ नहीं कह सकते भाई, जो करेंगे वो श्री बालाजी महाराज करेंगे, उनके हाथ में है, वो जैसा आदेश देंगे। अभी मैं नहीं बोलता, मुझे मालूम नहीं मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ, कोई मालूम नहीं। वो सब बाबा कहला रहा है कि तुम ऐसा कहो बेटा, तुम ऐसा कहो बेटा। मैं अरूबरू उनकी मूर्ति के सामने जाकर के 10 बजे दीपक जलाता हूँ और हाथ जोड़ के कहता हूँ, बाबा कहीं मेरे से गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना, कहीं मेरे से गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। इस पेट भराई के लिए मुझे भी कुछ ना कुछ करना तो होता ही है। ये तो है ही नहीं कि कोई धन की पोटली ला के रखेगा। मैं रोज़ उनसे वार्ता करता हूँ और रोज़ उनसे कहता हूँ कि बाबा अब आप जब चाहो जब मुझको बुला लो। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई, मैंने सब कुछ इस संसार के अंदर जो सुख होते हैं उनको देख लिया, जो दुख होते हैं उनको देख लिया। अब मेरी और कोई देखने की तमन्ना नहीं। आपके दरबार में आना चाहता हूँ तो वो मना करते हैं, नहीं अभी तुम्हें और डट के रहना है, अभी तुम्हें और संघर्ष करके रहना। तो मैं कहता हूँ बाबा ऐसा क्यों, मेरा तो बुढ़ापा है। कि नहीं, क्यों सोचते हो तुम तुम्हारा बुढ़ापा है क्या नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
और हर समय तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें अभी और जनहित के लिए बहुत काम करने हैं, बहुत काम करने हैं, बहुत काम करने हैं। तो मैं आप लोगों की सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं एक नंबर का साहूकार हूँ। अगर कोई मुझसे दवा खरीदते हैं तो कुछ 30-40% कमाने का अधिकार सभी को है। मैं कमाऊँगा नहीं तो मैं बंदरों को दाने कैसे डालूँगा? मैं गायों को रोटी कैसे खिलाऊँगा? मैं किसी की मदद कैसे करूँगा? बताओ, किन से लेकर के करूँगा? तो इसमें कोई पाप वाली बात नहीं। लेकिन हमारे गुरु ने और हमारे हनुमान जी महाराज ने हमें एक ही बात कही कि बेटा सब कुछ कर लेना, सब जायज़ मानेंगे, लेकिन किसी के साथ धोखा नहीं करना। तुम 1 रुपये के 50 रुपये ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको 1 रुपया जो दो वो बिल्कुल टनाटन दो, टनाटन दो, टनाटन दो, टनाटन दो।